दोस्तों आज की मूवी है हमारी मोस्ट हैंडसम और फर्स्ट एवेंजर कैप्टन अमेरिका की। ये मूवी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी कि एमसीयू की 5th मूवी है। तो आइए रूबरू होते हैं हमारे फर्स्ट एवेंजर से। मूवी की स्टार्टिंग आर्कटिक को दिखाते हुए होती है। यहाँ साइंटिस्ट को एक ओल्ड और फ्रोजन एयरक्राफ्ट मिलता है जिसके अंदर एक सर्कुलर शील्ड मिलती है और ये शील्ड है फर्स्ट एवेंजर कैप्टन अमेरिका की। मूवी के लास्ट में हमें पता चलेगा कि ये शील्ड यहाँ पहुंची कैसे। अब मूवी शिफ्ट हो जाती है सन 1942 के नॉर्वे के ट्रांसबेक सिटी में। इस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। यहाँ जर्मनी की नाजी सेना का लेफ्टिनेंट जनरल जोहानन स्मिथ अपने आदमियों के साथ एक खास चीज ढूंढने के लिए चर्च में जाता है। स्मिथ चर्च के फादर से पूछता है कि तुमने वो चीज कहाँ छुपा रखी है, लेकिन फादर उसे कुछ नहीं बताता। लेकिन स्मिथ अपनी चालाकी से चर्च में छुपा रखे गए कॉस्मिक क्यूब टेसरेक्ट को खोज ही लेता है। टेसरेक्ट के अंदर दैवीय शक्तियाँ हैं। इसी टेसरेक्ट के लिए स्मिथ यहाँ आया था, जिसका यूज स्मिथ अपनी आर्मी यूनिट हाइड्रा की पावर बढ़ाने के लिए करने वाला है। नेक्स्ट सीन में अमेरिका का न्यूयॉर्क सिटी दिखाया जाता है। यहाँ वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए लोगों को सेना में भर्ती किया जा रहा है। एक लड़का स्टीव रॉजर भी सेना में भर्ती होना चाहता है, लेकिन दुबली पतली बॉडी और उसकी बीमारियों को देख करके रिजेक्ट कर दिया जाता है। स्टीव रिजेक्ट होने से परेशान है। स्टीव का बेस्ट फ्रेंड बकी बर्न्स पहले से ही आर्मी में है। बकी स्टीव को लेकर शाम को फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर हो रहे एग्जीबिशन को देखने जाता है। यहाँ स्टीव सोल्जर्स की एक फोटो के सामने खड़ा होकर खुद को एक सोल्जर इमेजिन करने लगता है। बकी उसे बोलता है कि तुम फालतू में परेशान हो, तुम आर्मी में भर्ती नहीं हो सकते। लेकिन स्टीव उससे बोलता है कि ये मेरी जिंदगी का सपना है, मैं अपने देश के लिए जान तक दे सकता हूँ। स्टीव की देश के लिए मर मिटने वाली बात बगल में खड़ा एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट इब्राहिम अर्स्किन सुन लेता है। तभी स्टीव को पता चलता है कि यहाँ भी आर्मी में सिलेक्शन के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। स्टीव फिर से जोश जोश में आर्मी सिलेक्शन के लिए फॉर्म भरता है, लेकिन जब प्रोसेस आगे स्टार्ट होता है तो रिक्रूटर जान जाते हैं कि स्टीव ने पहले भी कई बार आर्मी ज्वाइन करने की कोशिश की है, लेकिन हर बार फेल हो गया है। वो लोग उसे फिर से रिजेक्ट करने वाले थे कि वहाँ पर साइंटिस्ट इब्राहिम अर्स्किन आ जाता है और रॉजर से बात करता है। अर्स्किन को स्टीव के जज्बे के बारे में पता था, इसलिए अर्स्किन उसे 1A ग्रेड देकर आर्मी में भर्ती कर लेता है। इस ग्रेड को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आगे चलकर स्टीव ही हमारा फर्स्ट एवेंजर कैप्टन अमेरिका बनने वाला है। अब कई दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। अर्स्किन आर्मी कैंप आता है। यहाँ सोल्जर्स के साथ स्टीव भी ट्रेनिंग कर रहा था। इनकी ट्रेनिंग कर्नल चेस्टर और ब्रिटिश एजेंट पेगी के अंडर में हो रही है। अर्स्किन को यहाँ सुपर सोल्जर बनाने के एक्सपेरिमेंट के लिए एक बहादुर सैनिक की तलाश थी। अर्स्किन को लगता है कि इसके लिए स्टीव बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो उसके जज्बे को पहले से जानता था। लेकिन चेस्टर को ऐसा नहीं लगता, इसलिए अपने सैनिकों की बहादुरी टेस्ट करने के लिए चेस्टर एक फेक ग्रेनेड उनके बीच में फेंक देता है। ग्रेनेड देखकर जहां बाकी सैनिक भाग जाते हैं, वहीं स्टीव अपने साथियों की जान बचाने के लिए खुद उस ग्रेनेड के ऊपर कूद पड़ता है। अब चेस्टर को भी स्टीव की बहादुरी दिख जाती है और अर्स्किन के डिसीजन से एग्री हो जाता है। अर्स्किन स्टीव को एक्सपेरिमेंट के पहले बता देता है कि जर्मन सेना का जनरल स्मिथ भी अपने ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन प्रोसीजर न पूरा होने की वजह से उसको परमानेंट साइड इफेक्ट हो गए हैं। इधर जर्मनी में स्मिथ टेसरेक्ट की पावर को जंग में यूज करने के तरीके खोज रहा था। उसका साइंटिस्ट आर्मीन जोला टेसरेक्ट से एनर्जी लेकर आर्मी वेपन में यूज करने के लिए एक मशीन बना लेता है। इधर स्टीव एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लेने के लिए पेगी के साथ ब्रुकलिन की लैब में पहुंचता है, जहाँ किसी सोल्जर को सुपर सोल्जर में चेंज करने वाली मशीन रखी हुई थी। इस मशीन को बनाया है हमारे फ्यूचर के आयरन मैन टोनी स्टार्क के फादर हॉवर्ड स्टार्क ने। इब्राहिम अर्स्किन स्टीव को मशीन के अंदर बंद कर उसकी बॉडी में सीरम इंसर्ट करना शुरू कर देता है। स्टीव को वीटा रेस का भी डोज दिया जा रहा था, लेकिन मशीन स्टार्ट होने के कुछ देर बाद ही शॉर्ट सर्किट होने लगता है और स्टीव के चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। सबको उसकी चिंता होने लगती है। अर्स्किन उसको बचाने के लिए एक्सपेरिमेंट को बीच में ही रोकने जा रहा था कि मशीन के अंदर से स्टीव की आवाज आती है कि नहीं, एक्सपेरिमेंट रोकने की जरूरत नहीं, मैं ये कर सकता हूँ। स्टीव के अंदर 100% सीरम पहुंच जाता है। एक्सपेरिमेंट पूरा होने के बाद जब मशीन से स्टीव बाहर आता है तो स्टीव पहले से काफी लंबा और मस्कुलर बन चुका था और कुछ इस तरह जन्म होता है फर्स्ट एवेंजर कैप्टन अमेरिका का। लेकिन तभी वहाँ लैब में मौजूद स्मिथ का खुफिया एजेंट हेंज डॉक्टर अर्स्किन को गोली मार देता है और सीरम लेकर भागने लगता है। स्टीव डॉक्टर अर्स्किन के पास आता है, लेकिन डॉक्टर अर्स्किन उससे बोलते हैं कि मेरी जान से ज्यादा कीमती वो सीरम है, तुम उसको सीरम लेकर भागने से रोको। एजेंट कार से भागने लगता है। स्टीव उसके पीछे दौड़ लगा देता है। स्टीव की पावर इतनी बढ़ चुकी थी कि वो पैदल ही कार की स्पीड से मुकाबला कर रहा था। स्टीव उस एजेंट हेंज को पकड़ भी लेता है, लेकिन एजेंट साइनाइड की गोली खाकर जय हाइड्रा बोलकर अपनी जान दे देता है।
सीरम भी इस भागा दौड़ी में खत्म हो जाता है। डॉक्टर अर्स्किन के मरने और सीरम का फॉर्मूला खोने की वजह से यूएस आर्मी आगे से सुपर सोल्जर प्रोजेक्ट रोक देती है। अब अकेले सुपर सोल्जर स्टीव को कैप्टन अमेरिका का नाम देकर और एक कलरफुल कॉस्ट्यूम पहना करके पूरे देश में टूर कराया जाता है, जिससे जंग में लड़ रहे सभी सोल्जर्स में जोश भरा जा सके। साथ ही साइंटिस्ट स्टीव के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे फॉर्मूला को दोबारा बनाया जा सके। स्टीव आर्मी में अपनी सर्विस देने के लिए जब इटली की मोर्चे पर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसका खास दोस्त बकी और उसके साथियों को स्मिथ की आर्मी ने पकड़ लिया है। सबको लगता है कि बकी मर गया होगा, लेकिन स्टीव को बकी के मरने की न्यूज पर भरोसा नहीं होता। वो चेस्टर से वहाँ जाकर रेस्क्यू मिशन की परमिशन मांगता है। चेस्टर बोलता है कि तुम्हें अकेले जाना है तो तुम जाओ, मैं आर्मी को भेजकर रिस्क नहीं ले सकता। कैप्टन अमेरिका अकेले ही वहाँ जाने का डिसीजन लेता है। इस काम में उसकी हेल्प करते हैं एजेंट पेगी और हॉवर्ड स्टार्क। खुद स्टार्क उसे अपने प्लेन में स्मिथ की आर्मी हाइड्रा के कैंप के ऊपर लेके जाता है, जहाँ से जंप करके स्टीव कैद किए हुए अपने साथियों तक पहुँचता है। कैप्टन की मुठभेड़ हाइड्रा के सोल्जर्स से होती है। हाइड्रा के सोल्जर्स कैप्टन को पकड़ने के लिए फाइट स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन स्टीव काफी पावरफुल था और वो सबको फ्री कराते हुए बकी के पास पहुँचता है। स्टीव अपनी फ्रेंड बकी को भी फ्री कराता है। स्मिथ और उसका साइंटिस्ट आर्मीन जोला कंपाउंड को ब्लास्ट करके वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी स्मिथ और स्टीव आमने सामने आ जाते हैं। स्मिथ अपना फेस मास्क हटाकर उसे दिखाता है कि सीरम के साइड इफेक्ट से उसका फेस रेड हो चुका है, इसलिए उसका नाम भी रेड स्कल है। स्मिथ अपना प्लेन लेकर भाग जाता है और स्टीव सबको बचा करके ले आता है। सभी सोल्जर्स कैप्टन का वेलकम करते हैं और सब मिलकर पार्टी करते हैं। कैप्टन सबको बताता है कि मैंने स्मिथ यानी कि रेड स्कल के अड्डे पर एक मैप देखा था, जिसमें रेड स्कल के सारे अड्डे मार्क थे। उन्हीं की हेल्प से रेड स्कल सारी कंट्रीज पे अटैक करने वाला है। हमें उसे रोकने के लिए उसके हर अड्डे को तबाह करना होगा, जिसके लिए मुझे एक टीम बनानी होगी। कैप्टन अपनी टीम में 7 और सोल्जर्स को रिक्रूट करता है, जिसमें बकी भी होता है। हाइड्रा के बेस को तबाह करने के लिए स्टीव को एडवांस वेपन चाहिए थे, जिसके लिए स्टीव हॉवर्ड स्टार्क के पास जाता है। स्टार्क उसे वाइब्रेनियम से बनी एक शील्ड देता है, क्योंकि कैप्टन शील्ड के साथ फाइट करने में पहले से ही एक्सपर्ट था। वाइब्रेनियम एक ऐसा मैटर था जिसको कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता था। अब कैप्टन की टीम हाइड्रा के अड्डों को तबाह करती है। इधर कैप्टन और पेगी एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। 1945 में स्टीव स्मिथ के साइंटिस्ट आर्मीन जोला को पकड़ने के लिए एक चलती ट्रेन पर अटैक करते हैं, लेकिन ट्रेन पर अटैक के दौरान बकी ट्रेन से नीचे गिर जाता है। कैप्टन आर्मीन जोला को पकड़ लेता है और उससे इंटेरोगेशन शुरू कर दिया जाता है। आर्मीन जोला उन्हें बताता है कि रेड स्कल और मेरा प्लान कई अमेरिकन सिटीजन पर बम ब्लास्ट करने का है, जिससे पूरा का पूरा अमेरिका तबाह हो जाएगा। उसका ये प्लान जब कैप्टन अमेरिका को पता चलता है तो वो रेड स्कल को रोकने के लिए अपनी टीम के साथ निकल देता है। कैप्टन रेड स्कल के अड्डे पर पहुंच जाता है। रेड स्कल कैप्टन को देखकर अपने जेट से भागने लगता है। कैप्टन अपने साथियों की हेल्प से एक कार से उसके जेट का पीछा करता है। कैप्टन उसके जेट के अंदर घुस जाता है। दोनों के बीच धांसू फाइट स्टार्ट हो जाती है। फाइट में कैप्टन अपनी शील्ड उसको फेंक के मारता है, जिसे रेड स्कल टेसरेक्ट को कंट्रोल कर एनर्जी खींचने वाली मशीन से टकरा जाता है। टेसरेक्ट नीचे गिरने ही वाला था कि रेड स्कल टेसरेक्ट को अपने हाथ में उठा लेता है, लेकिन टेसरेक्ट से निकलने वाली पावर आसमान में वार्म होल बना देती है। टेसरेक्ट की एनर्जी स्मिथ को उसी होल में खींच लेती है। उसके बाद टेसरेक्ट नीचे गिर जाता है और प्लेन की बॉडी को चीरते हुए समुद्र में गिरकर कहीं खो जाता है। उसके बाद कैप्टन अमेरिका को जेट के अंदर मिसाइलें दिखाई देती हैं, जिन पर अमेरिकन सिटीजन के नाम लिखे थे। कैप्टन को समझ में आ जाता है कि अमेरिका को बचाने के लिए मुझे इस जेट को कहीं दूर ले जाकर क्रैश करना पड़ेगा। स्टीव पेगी को रेडियो पर कांटेक्ट करता है। उसे बताता है कि मुझे अमेरिका को बचाने के लिए इस प्लेन को आर्कटिक ले जाकर क्रैश करना पड़ेगा, नहीं तो अमेरिका तबाह हो जाएगा। दोनों समझ जाते हैं कि उनकी आखिरी बार बात हो रही है, इसलिए इमोशनल हो जाते हैं। स्टीव पेगी को गुड बाय बोलकर उसकी तस्वीर अपने सामने रखकर जेट को लेकर आर्कटिक में क्रैश हो जाता है। इसके बाद अमेरिका में जंग खत्म हो जाती है और जश्न मनाया जाता है। हॉवर्ड की टीम कैप्टन को खोजने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें कैप्टन और उसके जेट का पता ही नहीं चलता। लेकिन स्टार्क की टीम को टेसरेक्ट मिल जाता है। सबको लगने लगता है कि कैप्टन अमेरिका मर चुका है, लेकिन प्रेजेंट में लगभग 70 सालों बाद उस एयरक्राफ्ट को खोज लिया गया है। मूवी की स्टार्टिंग वाला सीन फिर से यहाँ से कनेक्ट हो जाता है। जिस एयरक्राफ्ट में कैप्टन की शील्ड मिली है, ये वही एयरक्राफ्ट है जिसे कैप्टन ने आर्कटिक में क्रैश किया था। फ्रोजन कंडीशन में कैप्टन की बॉडी भी मिल जाती है। हैरानी की बात तो ये है कि कैप्टन अमेरिका जिंदा है और उसकी बॉडी भी वैसी की वैसी ही है। एज बढ़ने का उस पे कोई असर नहीं हुआ है।
कैप्टन को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, लेकिन होश में आने पर कैप्टन को घबराहट ना हो इसलिए कैप्टन के उस रूम को 1940s का लुक दिया जाता है। कैप्टन को जब होश आता है तो उसके रूम में रखे रेडियो में एक मैच की कमेंट्री चल रही थी, लेकिन ये कमेंट्री सुनकर कैप्टन अमेरिका को शक होता है। उसको लगता है कि इस मैच को तो मैंने खुद स्टेडियम में बैठकर देखा था, तो मैं इसे इस रेडियो में कैसे सुन रहा हूँ। तभी कुछ लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं, उसको फिर भी कुछ न कुछ गड़बड़ लगता है। वो रूम से निकलकर भागने लगता है और पहुंचता है आज के अमेरिका के टाइम स्क्वायर पर, जिसे देखकर वो हैरान है। तभी वहाँ पर शील्ड ऑर्गेनाइजेशन के हेड निक फ्यूरी आकर उसे समझाते हैं कि तुम 70 साल बर्फ में सोते रहे हो, अब तुम 70 साल बाद की दुनिया में हो। हमने सोचा था कि तुम्हें धीरे धीरे सब बताया जाएगा, लेकिन तुम बहुत स्मार्ट निकले। कैप्टन ये सुनकर हैरान है। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन एज यूजुअल पोस्ट क्रेडिट सीन में निक फ्यूरी फिर से कैप्टन के पास आकर कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सीक्रेट मिशन है, और ये मिशन है एवेंजर्स की टीम बनाने का। पोस्ट क्रेडिट सीन भी यही खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।